आज हम क्लास 11th का तेजस सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं जो फिजिक्स के चैप्टर 2, 3 एंड 4 से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। अभी इस फॉर्मूले से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिख सकते हैं विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे अब विस्कस फोर्स का डायमेंशन पुट करेंगे जो कि फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, ये हमने पुट कर दिया। एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L2 और चेंज इन लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L और चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर करके हमें आ जाएगा ML-1 T-1। तो ये ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का वो y इज इक्वल टू यू इंटू वी फॉर्मेट पे है। u इंटू वी फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। तो इस फंक्शन में हम इसे u मान लेते हैं और इसे v मान लेते हैं, और मानते हुए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहां से हम लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हमें कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। अब यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख सकते हैं cos 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए हम प्लस सी अलग से साइन देंगे, और इसे जब 1 बाई 2 को हम पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी। अब देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, इसलिए राइट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ 12H क्लॉक कोइंसाइड्स एवरी। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर 12 आवर हैंड्स वाला जो क्लॉक होता है उसमें आवर हैंड्स और मिनट हैंड्स कितने देर के बाद में एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। तो बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी का के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, और इसके लिए हमें पता होना चाहिए आपका टाइम पीरियड आवर्स हैंड का और टाइम पीरियड पता होना चाहिए मिनट हैंड का। तो टाइम पीरियड ऑफ
आवर हैंड जो होता है वो 12 आवर होता है और टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड जो होता है वो होता है 1 आवर। अब यहां से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो ये अगर मान लीजिए हमारे पास में ये वॉच है तो एक बार ये पूरा एंगल, जब कोई भी एक ये आवर हैंड है पूरा एंगल ये ट्रेस करता है तो कितना एंगल ट्रेस करता है, तो 2 पाई एंगल ट्रेस करता है। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड लिख सकते हैं 2 पाई बाई 12 और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई 1। एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अगर हम निकालें, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड विद रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड निकालते हैं, तो आवर हैंड विद रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड लिखेंगे तो लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई 12 माइनस 2 पाई बाई 1 और हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहां से एक मिनट हैंड है और ये दोनों आपस में कितने देर के बाद कोइंसाइड करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसमें आवर्स हैंड का वेलोसिटी, मतलब मिनट हैंड का वेलोसिटी हमने दे दिया आवर्स हैंड को और मैंने मान लिया कि मिनट हैंड एक तरह से रुका हुआ है तो कितने देर के बाद में वापस आकर के वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर करके ये आ जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई 12 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 1 बाई टी और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 11 बाई 12। इसे मॉड में रखें क्योंकि टाइम पीरियड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए 1 बाई 12 आ जाएगा 1 बाई टी और यहां से टी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 बाई 11 और ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। देखिए हमारे इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, जो कि कोप्लानर भी होने चाहिए। कोप्लानर का मतलब होता है कि एक प्लेन में लाई करने वाले होने चाहिए और उनका रिजल्टेंट जब उसे ऐड करें तो ऐड करने पे रिजल्टेंट क्या आए, जीरो आ जाए। तो देखिए अगर हम सबसे पहले ऑप्शन से हम चलते हैं तो ऑप्शन में ए ऑप्शन कर रहा है 2, तो अगर दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का अगर हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल नहीं है, तो आप किसी भी एंगल पे लेके चलो तो आपका कभी भी ये जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। तो 2 कभी भी आंसर में नहीं हो सकता है। 3 वेक्टर्स में ये पॉसिबल है क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है आपको वेक्टर सी देता है। तो मान लीजिए ये 2 वेक्टर्स जो प्लानर हैं, 2 प्लानर मिलकर करके एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसका रिजल्टेंट आपको बीच में मिल रहा है वेक्टर सी मिल रहा है। और इतना ही, इसके जस्ट अपोजिट एक सी वेक्टर हमने ले लिया जो कि माइनस ऑफ सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मिलकर सी वेक्टर आएगा, अपोजिट है माइनस सी वेक्टर, इसमें ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर कैन गिव यू जीरो एज अ रिजल्टेंट, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। टॉर्क एंड वर्क गिवन है, स्ट्रेस एंड एनर्जी गिवन है, फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड वर्क। तो बेसिकली आपको स्ट्रेस एंड एनर्जी, इसके लिए आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। तो हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए जो है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ से अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन, तो आर का डायमेंशन एल और फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, तो यहां से आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2।
और अगर मैं वर्क का डायमेंशन फाइंड आउट करूंगा तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और एफ का एम एल टी माइनस टू होता है और डायमेंशन ऑफ डी इज ऑल्सो एल। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। कह रहे कि एक हमारे पास में प्रोजेक्टाइल है, एक बॉल को हमने फेंक दिया मान लीजिए थीटा एंगल पे, तो ये बॉल कुछ ऐसा जाता है। अब ऐसा जाता है तो इस समय हर वक्त जो होता है नीचे की तरफ जी लग रहा होता है, हर वक्त नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है, जी लग रहा होता है। तो टॉप पे केवल u cos थीटा होता है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है, और इस समय एक्सेलरेशन भी g होता है। एक्सेलरेशन कभी भी पूरे मोशन के समय में एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल which is launched at an angle of 15 degree with horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of projectile if it is projected of an angle 45 degree to the horizontal? इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने क्या किया, 15 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो इसका रेंज गिवन है, इसका रेंज गिवन है आपका 1.5 किलोमीटर गिवन है ये। अब कह रहा है कि अगर मैं u वेलोसिटी से ही अगर 45 डिग्री के एंगल पे उसी बॉल को मैं प्रोजेक्ट करूंगा 45 डिग्री पे, तो उसका रेंज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले केस के लिए रेंज का फॉर्मूला लिख देते हैं, केस 1। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो थीटा का वैल्यू पहले केस में क्या गिवन है, 15 डिग्री, 15 डिग्री का डबल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, और ये सॉल्व होकर करके आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो रेंज फर्स्ट केस का रेंज हम लिख रहे हैं, तो u स्क्वायर साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाता है 1/2 डिवाइडेड बाई जी, और ये लिख सकते हैं हम लोग u स्क्वायर बाई 2g, और रेंज पहले केस में गिवन है 1.5 किलोमीटर, तो ये हमने 1.5 किलोमीटर पुट कर दिया। रेंज सेकंड केस का हम लिखते हैं, रेंज इन सेकंड केस लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सेकेंड केस का जो रेंज मतलब एंगल गिवन है हमारे पास में 45 डिग्री गिवन है, ये 45 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया है बॉल को। तो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो अगर यहां पे हम पुट करेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो u स्क्वायर बाई जी R2 सेकेंड केस में है। तो आपको पता है कि u स्क्वायर बाई 2g जो है 1.5 है, तो u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या होगा। तो यहां से आप ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि u स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 1.5 है, तो जिसमें हमें पता है कि u स्क्वायर बाई 2g यहां से हम यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो इससे ऑप्शन से मैच करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boy throws a ball with a velocity u at an angle theta with the horizontal. At the same instant he starts running with the uniform velocity to catch the ball before it hits the ground. To achieve this he should run with the velocity of। देखिए इसे हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो बहुत ही आसान तरीके से, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर मान लीजिए हमने u वेलोसिटी से फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा होता है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो u sin थीटा होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा u cos थीटा से। तो अगर बॉय भी u cos थीटा से मूव करता रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बॉल के
बिल्कुल नीचे रहेगा और जब कभी बॉल नीचे आएगा वो उसे कैच कर लेगा। तो इसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा उसे दौड़ना पड़ेगा ताकि रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉल हमेशा क्या रहे, बॉय का 0 आए अगर उसे कैच करना है। तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें, दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि अगर u वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पे, तो ये रेंज जो होगा, दिस रेंज विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो, अगर इस बच्चे को कैच करना इस बॉल को, तो इसे इसी टाइम t में ही इसे कैच यहां पे पहुंचना पड़ेगा। कितना दूर पहुंचना पड़ेगा? रेंज के बराबर पहुंचना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय हम कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विल बी इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेंज हमारे पास में है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे तो इंटू जी डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा। 2u से u कैंसिल आउट हो जाएगा और g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। और साइन 2 थीटा को अगर हम ओपन करेंगे तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, और ऊपर में u बचा हुआ है तो यहां से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से हमारे पास में आंसर आ गया u कॉस थीटा, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते तो बिल्कुल देखते ही बन जाता ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 2 टाउन A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service and with what speed do the bus ply on the road? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में बेसिकली ये गिवन है कि ये एक स्टेशन है A और ये एक स्टेशन है B, और इस स्टेशन से बस चल रहा है इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से बस की स्पीड जो है v वेलोसिटी है, तो जो कि हर टाइम पीरियड t के बाद में खुल रही है, तो v वेलोसिटी से चल रही है बस। और बॉय जो है बीच में साइकिलिंग कर रहा है, बॉय की वेलोसिटी जो है आई थिंक दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दो बस के बीच का जो डिस्टेंस है, हर टाइम t के कैपिटल टाइम t के बाद में बस खुल रही है, तो हम लिख सकते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो vt है। और इसी बीच में कोई एक जो लड़का है वो साइकिलिंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और हमने बस की वेलोसिटी हमने मान रखा है v किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट लिख सकते हैं v-20, और v-20 है, और हर 18 मिनट बाद बच्चे को बस क्रॉस कर रही है। 18 मिनट है, हाँ 18 मिनट बाद बस क्रॉस कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि मान लो पहला बस ये मान लो ये क्रॉस किया, और उसके जस्ट उसके पीछे वाला बस जो होगा vt डिस्टेंस पीछे होगा। तो साइक्लिस्ट और बस के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो vt है, जो कि कवर हो रहा है 18 मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि vt डिस्टेंस जो कि v-20 से कवर करेंगे तो कितना देर लगेगा, 18 मिनट के बाद नेक्स्ट बस आ रही है। तो लिख सकते हैं कि vt डिस्टेंस डिवाइडेड बाई v-20 इज इक्वल टू 18 मिनट, और ये नीचे में हमने आवर में लिखा है तो इसको आवर में चेंज कर देते हैं, 18/16। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जो मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेशन B था हमारे पास में, और ये स्टेशन A है। अब इस साइड से जो बस आ रही है, ये बस v वेलोसिटी से चल रही है, ये बस भी v वेलोसिटी से चल रही है। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, vt होगा। और
साइक्लिस्ट अभी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो साइक्लिस्ट का वेलोसिटी, बस का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट हो जाएगा v+20। तो इस बार हम कह सकते हैं कि vt डिस्टेंस कवर करेगा वो v+20 से कितने देर में, तो vt डिस्टेंस कवर करेगा v+20 से, तो हर 6 मिनट में, 6 मिनट ही है साइक्लिस्ट 6 मिनट में कवर कर रहा है, तो 6 मिनट में कवर करेगा, तो 6 vt डिवाइडेड बाई v+20 को हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 60। 60 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसे आवर में चेंज करना है हमें। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया vt डिवाइडेड बाई v-20, vt डिवाइडेड बाई v-20 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 60। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास में, इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10, तो लिख सकते हैं तो vt डिवाइडेड बाई v-20 इज इक्वल टू 3/10। दूसरा है vt डिवाइडेड बाई v+20 इज इक्वल टू 6/60। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो इस दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर करके हमारे पास में आ जाएगा vt एलिमिनेट हो जाएगा और डिवाइड करने पर ये आ जाएगा v+20 डिवाइडेड बाई v-20 इज इक्वल टू 3। और यहां से हमने क्या किया, 3 डिवाइडेड बाई 4 किया और यह आ जाएगा v+20 इज इक्वल टू 3v-60। और इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा v को उधर से 2v इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू 40। v की वैल्यू को पुट करें 40 इंटू t डिवाइडेड बाई 40-20 इज इक्वल टू 3/10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40t/20 इज इक्वल टू 3/10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम में चला जाएगा एंड t इज इक्वल टू हो जाएगा 3/20। ये आवर में है, आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये 9 मिनट आंसर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन 9 मिनट एंड स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्लॉक ऑफ मास m, 3m and 5m are connected by a massless string and pulled by a force F on a frictionless surface as shown in the figure below. The tension P in the first string is 16 Newton. फर्स्ट यहां पे आपके पास में 2 केसेस गिवन है। एक केस में P का यहां का हमें टेंशन गिवन है और दूसरे केस में हमें P' और Q' पूछा गया है जब हमने फोर्स F को M पे ना लगा के 5M पे लगा रहे हैं। तो फर्स्ट केस से पहले हम क्या करते हैं, F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारा ये ब्लॉक गिवन है, ये M मास है और ये हमारे पास में सेकेंड मास 3M है और ये थर्ड मास 5M है और इस पे फोर्स F गिवन है। यहाँ का फोर्स आपको गिवन है, P गिवन है 16 न्यूटन। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसी दोनों ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं और इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। 3M मास एंड 5M मास के ऊपर 16 न्यूटन फोर्स लगेगा तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई मास होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास है 8m। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन 2/m। तो ये जो है तीनों मास कनेक्टेड हैं, तो यहां से अगर F की वैल्यू में निकालना है तो तीनों मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो अब हमें एक्सेलरेशन पता चल चुका है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल चुका है, तो हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हमारे पास में ये जो डायग्राम है,
ये फोर्स है हमारे पास में, ये 3m मास है, ये 5m मास है, तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हमारे पास में हो गया 9m हो गया टोटल मास, 3m 5m और m 9m मास हो गया। और F इज इक्वल टू हम लिख सकते थे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता है हमें, टोटल मास ही पता है, तो 9m इज द टोटल मास एंड एक्सेलरेशन इज द 2 बाई स्मॉल m। तो फोर्स यहां से हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा हमारे लिए 18 न्यूटन। अब हमें टोटल फोर्स पता चल चुका है। अब इस टोटल फोर्स से हम क्या करेंगे? P डैश एंड Q डैश फाइंड आउट करेंगे। यहां पर इस बार ये हमारे पास में फोर्स गिवन है और यहां पे ये P डैश है और यहां Q डैश है, ये 3m मास है और ये स्मॉल m मास है। एक बार मैच करते हैं कि P डैश एंड Q डैश, सॉरी मैंने P डैश और Q डैश उल्टा दे दिया है। तो ये हमारा P डैश है और ये Q डैश है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन तो वही होगा, एक्सेलरेशन विल बी द सेम, एक्सेलरेशन हमारा 2 बाई स्मॉल m ही होगा, जिसमें से अगर हमें Q डैश हमें निकालना है तो Q डैश निकालने के लिए ये 3m और स्मॉल m, टोटल मास जो हो जाएगा 3m और m को अगर हमें 2 बाई m से चलना है, 2 बाई m एक्सेलरेशन से चलना है, तो फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा। टेंशन एट Q डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल मास विच इज पुल्ड बाय टेंशन एट Q डैश विल बी 4m एंड एक्सेलरेशन इज 2 बाई स्मॉल m, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, ये 8 न्यूटन हो जाएगा। एंड टेंशन एट P डैश विल बी इक्वल टू स्मॉल मास m विल बी पुल्ड बाई टेंशन एट P डैश, और ये जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे 2 बाई m होगा, तो m से m कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास में टेंशन एट P डैश क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन, टेंशन एट Q डैश क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर C से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर। When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at a point B. The distance AB is. इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में डायग्राम है, मान लेते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। जब ये हेलीकॉप्टर जो है 1960 मीटर हाइट पे था, 1960 मीटर हाइट पे था, तो यहाँ से इसने बॉम्ब को रिलीज कर दिया और ये इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ से जो बॉम्ब रिलीज किया गया, ये बॉम्ब को भी एक वेलोसिटी मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस किसी सिस्टम से मूविंग सिस्टम से अगर कोई चीज़ फेंका जाता है तो उसको वेलोसिटी इंपार्ट हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी उसे नहीं मिलता है। तो यहां से हम सबसे पहले यह समझते हैं कि बॉम्ब को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। वो टाइम निकालने के लिए हम S = ut प्लस हाफ AT² फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब क्या है? 0 है। इसीलिए अब हम यहां पे S की जगह क्या लिखेंगे? हाइट = h हो जाएगा 1/2 GT²। तो T यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, H हमें पता है, H क्या है हमारे पास में 1960 1/2 और 1960 है, तो G का वैल्यू यहां पे हम 9.8 इस्तेमाल करेंगे। तो 9.8 × T², यहां से T² सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1960 × 2 डिवाइडेड बाई 9.8, और यहां से T सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में बॉम्ब जो है नीचे गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है हमारे पास में, ये वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में,
और जो टाइम है वो सेकंड में। या तो हम टाइम को क्या कर लें, आवर में चेंज कर लें, या फिर हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। लेकिन आंसर जो गिवन है वो गिवन है आपका किलोमीटर में, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम को आवर में चेंज कर लेते हैं। तो टाइम को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो 20 सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में चेंज होगा, इंटू 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में चेंज होगा। कह सकते हैं कि ये 20 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 आवर लेगा। तो अब हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर एक तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1600 किलोमीटर पर आवर इंटू 20 बाई 60 इंटू 60 आवर। आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से हम 20 बाई 6 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 10 बाई 3, और 10 बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33 किलोमीटर। ये देखते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो 3.33 किलोमीटर ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स F 500 minus 100t, then impulse as a function of time t will be। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर कह सकते हैं। जो वेरी स्मॉल टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, dp बाई dt लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते थे चेंज इन मोमेंटम by change in time is equal to f and change in momentum is equal to f into dt लिख सकते हैं। f का फंक्शन हमें पता है और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कर करके आएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f है हमारे पास में 500 माइनस 100t इंटू dt इंटीग्रेट करेंगे और ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा 500t माइनस 100 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसे लिख सकते हैं और dp का इंटीग्रेशन हम p लिख सकते हैं, p लिख लें या फिर इम्पल्स, आइए आप सोच समझ लें इसको। तो 500t माइनस 50t स्क्वायर, और यहाँ पे c की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये समझ के साथ चल सकते हैं कि c का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू 0 है। तो ये जो ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन मैच हो रहा है आपका ऑप्शन ए से, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये हमारा टोटल डिस्टेंस s है, तो ये s/2 जो है ये किस वेलोसिटी से कवर करता है, 3 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है। और अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्स इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम मान लेते हैं कि ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है ये टी टाइम मान लेते हैं और इसे हम टी टाइम में मान लेते हैं, ये अदर हाफ है डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अदर हाफ, ये डिस्टेंस भी हमारा s/2 नोन है, ठीक है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस s/2 है। और ये s/2 का हाफ नहीं बल्कि ये दो मतलब इक्वल इंटरवल टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से मूव किया गया, करके डिस्टेंस कवर किया गया। तो हम ये लिख सकते हैं इस लास्ट वाले से कि 4 पॉइंट यहाँ पे इस जर्नी में 4.5 मीटर पर सेकेंड से मूवमेंट किया और इस जर्नी में ये 7.5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम सॉल्व बना सकते हैं, 4.5 टाइम इंटू वेलोसिटी, मतलब 4.5 इंटू टी प्लस 7.5 इंटू टी विल बी इक्वल टू s/2। क्योंकि ये हाफ जर्नी जो है ऐसे कवर किया है तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12t इज इक्वल टू s/2।
और इस हाफ वाले जर्नी से, इस हाफ जर्नी से अगर हम बात करें, यहां से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहां से टाइम हम निकाल सकते थे। तो टाइम इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमें पता है s/2 कवर किया उसने, वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए s/6 लिख सकते हैं। तो यहां से निकल करके आ गया टाइम t जो है s/6, और इस इक्वेशन से टाइम निकालते तो यह t जो होता हमारा, यहां से लिख सकते थे t इज इक्वल टू s/24। अब इस टोटल जर्नी को कवर करने के लिए हम ये लिख सकते थे कि टोटल जर्नी इज कवर्ड इन, टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ, टोटल टाइम रिक्वायर्ड अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग का जो टाइम था वो मान लेते हैं t1, दूसरा हमने इक्वल टाइम इंटरवल t और t में कवर किया तो टोटल टाइम इज t प्लस t। तो t1 हमें पता है, t1 कितना है s/6, तो हमने t1 लिख लिया s/6 प्लस t पता है हमें, t है s/24 एंड दूसरा t भी है s/24। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। तो एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं। तो टोटल टाइम क्या है हमारे पास में, s डिवाइडेड बाय s/6 प्लस s/24 प्लस s/24। यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें इसे एलसीएम लेना पड़ेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा, नीचे का हम पूरा सॉल्व करेंगे तो s/4 आ जाएगा, और ये टोटल सॉल्व होकर करके आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A body is starting from rest in moving under a constant acceleration up to 40 seconds. If it moves s1 distance in the first 20 seconds and s2 distance in next 20 seconds, then s2 will be equal to। हमारे पास गिवन है कि s1 डिस्टेंस कवर करता है, वो गिवन है 0 से 20 सेकेंड के लिए, और एक्सेलरेशन जो है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, बेसिकली आपको टाइम गिवन है और कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग के 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर लिया उसे हमने s1 कह दिया, और नेक्स्ट 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसे हमने s2 कह लिया। तो हम कह सकते थे कि s 0 से 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया होगा उसे s1 कह दिया, तो उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर हमने यहां पे लिख दिया। अब S2 जो है हमारा, S2 जो है वो लिख सकते थे हम लोग S20 to 40, 20 सेकेंड से 40 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसे हम लिखेंगे 20 to 40, और इस 20 to 40 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to 40 माइनस डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to 20। तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to 40 हो जाएगा 1/2 a इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 a इंटू 20 का स्क्वायर। अब हमें इस दोनों का रेशियो लेना है हमें, देन S2 विल बी इक्वल, तो S2/S1 हम ले लेते हैं। तो S2/S1 के लिए हम लिखेंगे तो S2/S1 यहां से लिख सकते हैं, S2/S1 will be equal to 1/2 a इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 a इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 a इंटू 20 का स्क्वायर। 1/2 इंटू a कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, ये क्वेश्चन ये आ जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर। अब यहां से हम लिख सकते थे 40 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो 40 स्क्वायर माइनस 20, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई
20 इंटू 20 लिख सकते हैं। तो 40 माइनस 20 विल बी 20 इंटू 40 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास में निकल करके आ चुका है S2 बाई S1 इज इक्वल टू 3 बाई 1 एंड S2 इज इक्वल टू 3S1। देखते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो S2 बाई S1 इज इक्वल टू 3S1 ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यहीं पे आपका तेजस सेक्शन खत्म होता है।